Hello, students. Very good morning to all of you. Class 12th, and we are running on chapter number 3. Chapter number 3 Reproduction and Embryonic Development, यानी कि प्रजनन एवं भ्रूणीय विकास, जो हम लगातार स्टडी कर रहे हैं। और उसमें आज आपका लेक्चर नंबर 10 है। लेक्चर नंबर 10 अगर हम देखें तो अभी तक हम जो आपके साथ में स्टडी कर चुके, बातें कर चुके, चर्चा कर चुके, वो थी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis। सारी बातें हम कर चुके। स्पर्म बन चुका है, ओवम बन चुका है। अब इस स्पर्म को ओवम तक पहुंचना है, यानी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद में होगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो यही हमारा चैप्टर रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, क्या होता है निषेचन। जैसा कि आप जानते हो कि स्पर्म जो मैच्योर्ड हो चुके हैं, ओवम जो मैच्योर्ड हो चुके हैं, अब मैच्योर्ड स्पर्म ओवम तक रीच करेगा, पहुंचेगा। तो इसका मतलब होता है कि जो मेल होता है वो अपने पेनिस की सहायता से, जो मेल होता है वो अपने पेनिस की सहायता से अपने स्पर्म को इंजर्शन करता है मादा की योनि में। जो वेजाइना का पार्ट होता है फीमेल का, उसमें पेनिस इंसर्ट करता है, अंदर तक जाता है और अपने जो सीमन होता है उसको रिलीज करता है। सीमन को रिलीज करने से जो स्पर्म होते हैं वो अंदर चले जाते हैं, योनि में चले जाते हैं, वेजाइना में इम्प्लीकेट हो जाते हैं। इसको अपन इंसेमिनेशन कहते हैं। तो निषेचन में सबसे पहले होता है मैथुन, कॉइटस या कॉपुलेशन। मैथुन कह दो, कॉइटस कह दो, कॉपुलेशन कह दीजिए। कॉइटस में, कॉपुलेशन में, मैथुन की क्रिया में फिजिकल इंटरेक्शन होता है। मेल और फीमेल फिजिकली मिलते हैं। मेल जो होता है अपने पेनिस को फीमेल की वेजाइना में इंसर्ट करवाता है, और इंसर्ट जब करवाता है तो डीपली इंजर्शन होता है, गहराई तक इंजर्शन होता है। और जब कॉइटस कंप्लीट होने लगता है तो वीर सेचन होता है। एक टर्म आती है यहाँ पर, वीर सेचन। वीर सेचन, ठीक है ना। इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन इज द टर्म जिसको बोलते हैं वीर सेचन। यानी जो सीमन होता है, जो सीमन होता है उस सीमन को रिलीज करना है। किसमें करना है? वेजाइना में रिलीज करना है, ठीक है ना। तो जो रिलीज ऑफ द सीमन इनटू द वेजाइना बाय द पेनिस, इट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। और इंसेमिनेशन जब हो जाएगा तो वीर्य जब मादा की योनि में या वेजाइना में चला जाएगा तो वहां पर क्या होगा, अब जाकर के इस तरह का हमने आपको पार्ट दिखाया था। ये देखिए जरा गौर से, ये हमारी एक हमने डायग्राम आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पहले पढ़ाया था, ठीक है ना। ये ओवरीज हैं और ये इस तरह से ये टर्न आउट हो रहा है। हल्का सा डायग्राम बना रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बना रहा आपके लिए मैं, ठीक है ना, समझाने के लिए केवल ये है आपका, आपके साथ में। तो यहाँ पर स्पर्म को रिलीज कर दिया जाता है। दीज आर द ऑल ऑफ द स्पर्म्स, ये रिलीज हो गए। अब ये स्पर्म क्या करते हैं, बहुत सारे होते हैं, मिलियंस होते हैं, मिलियंस एंड बिलियंस। तो जैसे भी टकराते हैं यहाँ पर तो डाइड हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे स्पर्म मर जाते हैं। कुछ यहाँ टकरा करके मर जाते हैं, कुछ इधर मूव कर जाते हैं, कुछ इधर मूव कर जाते हैं। अब देखिए क्या होता है। होता यह कि एक महीने में एक ओवरी ही एक ओवम निकालती है, चाहे तो लेफ्ट चाहे राइट। ये राइट है, चाहे तो राइट वाली चाहे लेफ्ट वाली। ऐसा नहीं दोनों से निकल जाएगा, एक से निकलेगा। अब मान लीजिए यहां से निकला ओवम, अंडा यहां से निकला किसी भी साइड से। अब आधे स्पर्म तो कैसा क्या हो गया, अपनी एनर्जी को लॉस कर गए। जैसे टकराए वो गर्भाशय की दीवारों से, यूट्रस मेम्ब्रेन से, वो लॉस्ट हो गए, वो मर गए, डाइड हो गए। कुछ स्पर्म को पता नहीं है ना वो किधर है, ओवम किधर है, तो वो कुछ इधर मूव कर रहे हैं, तो वो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आधे इधर गए, आधे में से आधे इधर गए, अब 25% रह गए यहाँ। अब वो इधर भाग रहे हैं, भागते भागते कोई इधर टकराता है, कोई इधर टकराता है, कोई इधर टकराता है। इस तरह से लॉस ऑफ एनर्जी होती रहती है। और फाइनली केवल 100, 100, केवल 100 स्पर्म ऐसे रह जाते हैं बिलियंस में से, जो एनर्जेटिक होते हैं, जो एक्टिव होते हैं, ठीक है ना। और वो रीच करते हैं ओवम तक या अंडे तक। समझ में आई बात नहीं आई? तो सबसे पहले तो हमें पढ़ना ये है फर्टिलाइजेशन में निषेचन जो होगा उससे पहले कॉइटस कैसे होता है, कॉइटस का बेसिक सिग्निफिकेंस क्या, महत्व क्या है, जो मैथुन की क्रिया होती है उसके क्या फायदे हैं। तो फायदा यही होता है कि स्पर्म का इंसेमिनेशन करवाना है, इंजर्शन करवाना है, अंदर तक डीपली इंसर्ट करवाना है उनको। और जितना डीपली पेनिस इंसर्ट होगा उतना ही ज्यादा स्पर्म रिलीज हो पाएंगे, उतनी उनमें मैक्सिमम एनर्जी होगी। उस एनर्जी को लॉस्ट कर देते हैं और केवल कुछ ही स्पर्म, सम ऑफ द स्पर्म्स रीच टू द ओवम, और वो ओवम तक पहुंच जाते हैं। समझ में आ गई? तो इस घटना को वीर्य सेचन कह दीजिए, मैथुन कह दीजिए, कोइटस कह दीजिए, कॉपुलेशन कह दीजिए। दैट्स क्लियर, ठीक है ना। ये हो गया। अब क्या होता है यहाँ पर, ये ओवम आ गया,
ये मेरे पास ओवम है, इस प्रकार का अंडा है ये, और अंडे में मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि इसमें मेम्ब्रेन्स होती हैं, और इस प्रकार से मेम्ब्रेन्स होती है यहाँ पर। दिस इज द एग, ठीक है ना, दिस इज द एग। और एग में मैं आपको बोल चुका हूँ दिस इज द कोरोना रेडिएटा, कल मैं बता चुका हूँ आपको। ये कौन सी मेम्ब्रेन होती है? कोरोना रेडिएटा होती है। और ये कौन सी होती है? जोना पेल्यूसिडा होती है। ये कौन सी होती है? जोना पेल्यूसिडा होती है। तो दिस इज द कोरोना रेडिएटा, दिस इज द जोना पेल्यूसिडा। और ये जो होती है योक मेम्ब्रेन होती है, पी तक झिल्ली होती है, योक मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन होती है। ये हेप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, आपको मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियोस के अंदर। ये हेप्लॉइड न्यूक्लियस है, ठीक है भैया जी, ठीक है। अब स्पर्म आ गया यहाँ पर, अब स्पर्म आ गया इस तरह से, देखिए ये स्पर्म आ गया इस प्रकार से। ये स्पर्म आ गया, ये स्पर्म, ठीक है ना, ये दिस इज द स्पर्म, ये स्पर्म है। ऐसे ही स्पर्म चारों तरफ लग जाएंगे, चारों तरफ स्पर्म लग जाएंगे। मैंने क्या बोला? 100 ऑफ स्पर्म्स आर रीच। ये चारों तरफ स्पर्म ने इसको घेर लिया, ठीक है ना। तो निषेचन की क्रिया का पहला स्टेप ये होता है कि स्पर्म जो होते हैं वो ओवम तक रीच करते हैं, ओवम तक पहुंचते से चारों तरफ से घेर लेते हैं। मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि ज्यादा नहीं, केवल 100 स्पर्म ही पहुंच पाते हैं मिलियंस में से, और उन्होंने घेर लिया। अब ये सब अपना काम कर रहे हैं। आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है ना, आपको मैं पहले से कह चुका हूं कि जो स्पर्म होता है, उस स्पर्म का जो टॉप होता है उसे हम एक्रोसोम कहते हैं। याद आ रहा हो, अगर आपने पढ़ा हो, ढंग से वीडियोस देखे होंगे, तो उन बच्चों को समझ में आती है बातें पुराने वीडियोज के हिसाब से। तो वहां पर क्या होता है? एक्रोसोम होता है। अब एक्रोसोम होता है, याद करो, एक्रोसोम किसका बना होता है? गोल्जी बॉडीज का बना होता है। अब एक्रोसोम में होते हैं लाइसोसोम्स। क्या होते हैं? लाइसोसोम्स। और लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, जल अपघटनी एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो कि गलाने का काम करेंगे, तोड़ने का काम करेंगे। किसे तोड़ने का काम करेंगे? जो ओवम होता है उसकी जो मेम्ब्रेन्स होती है, कोरोना रेडिएटा, जोनो पेल्यूसिडा, इनको तोड़ने का काम करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इसका जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, अब इस ये भी हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, दिस इज द आल्सो एन हैप्लॉइड न्यूक्लियस, इसको यहां तक पहुंचाना है, तभी तो हमारा फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगा। तो पहले स्टेप में क्या होता है कि जो स्पर्म होते हैं वो ओवम को अच्छे से घेर लेते हैं, और जब वो अच्छे से उसको घेर लेते हैं तो अपनी क्रियाएं यानी अपना मैकेनिज्म शुरू करते हैं। सभी मैकेनिज्म शुरू कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है? पहले आओ पहले पाओ। जो सबसे पहले तोड़ देगा वही इंसर्ट होगा, बाकी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे उसका जवाब मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। तो सभी कोशिश कर रहे हैं अपने अपनी, किसकी सहायता से कर रहे हैं? लाइसोसोम। लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, उनकी सहायता से इसको तोड़ने का काम कर रहे हैं। अब सब तोड़ते तोड़ते क्या होता है, ये बात समझ में आई गई आपको, ठीक है ना। इधर तो क्या होता है कि स्पर्म पहुंच जाता है इधर की तरफ, इधर जाता जा रहा है, इधर ओवम आता जा रहा है, तो यहां पर इनका दोनों का मिलना हो जाता है। इस्थमस और एम्पुला बता चुका हूं मैं आपको, एम्पुला मुड़ा हुआ भाग है, इस्थमस लंबा भाग है। इनके बीच में कहीं दोनों मिलते हैं, और जब दोनों मिलते हैं तो 2n जाइगोट बन जाता है। ये तो सिंपल सा प्रोसेस है, लेकिन ये 2n जाइगोट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन कैसे बना वो मैं आपको यहाँ पर स्टडी करवा रहा हूँ, ठीक है। तो निषेचन के पहले चरण में, फर्स्ट स्टेप ऑफ द फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि स्पर्म जो होते हैं वो ओवम को चारों ओर से घेर लेते हैं, अंडे को चारों ओर से घेर लेते हैं, और अब अपना रिएक्शन शुरू करते हैं। रिएक्शन में क्या होता है? यहाँ पर लाइसोसोम्स भरे हुए हैं, आपको पता है, इसको मैं हटा देता हूं, मैं एक को मानता हूं। अब इसने क्या किया? अपने लाइसोसोम की सहायता से इस दीवार को तोड़ दिया, इसको तोड़ दिया, इसको तोड़ दिया। जैसे इसको तोड़ेगा ये अंदर की तरफ आ गया, तो तोड़ते समय ये नष्ट हो जाएंगे सब। भाई इन्होंने अपना यूज कर लिया ना, भाई लाइसोसोम ने, एक्रोसोम ने अपना यूज कर लिया। अब ये मूव करता करता अंदर की तरफ, मूव करता करता अंदर की तरफ चला जाएगा। इस पूरे प्रोसेस में याद रखना कि ये मिडिल पार्ट है, ये पूंछ है, टेल है, ये टेल है, ये मिडिल पार्ट है, सब नष्ट हो जाते हैं, बाहर रह जाते हैं, और केवल हमारा न्यूक्लियस इंसर्ट करता है। ये पहुंच गया न्यूक्लियस, ठीक है ना। और जैसे ही न्यूक्लियस, सॉरी, जैसे ही न्यूक्लियस इंसर्ट करता है, ये वाला न्यूक्लियस इंसर्ट करता है, ये न्यूक्लियस इंसर्ट करता है, वैसे ही क्या होता है, ये मेम्ब्रेन्स एक आर्च बना लेती हैं, एक इस प्रकार का ओभार बना लेती हैं, इस प्रकार का। अब ये खत्म हो गया, ठीक है ना, अंदर ले लिया। इस ओभार को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन कोन, फर्टिलाइजिंग कोन, शंकु। फर्टिल निषेचन शंकु का निर्माण कर लेते हैं, और निषेचन शंकु का निर्माण करके इसको अंदर ले लेता है। अगले स्टेप में क्या होता है, इधर बनाता हूं मैं आपको, ये एग है, सारी चीजें हो चुकी हैं, ये एन है, यहां पर स्पर्म का भी एन आ गया, ठीक है ना। और अब क्या करते हैं कि ये मेम्ब्रेन टूट जाती है, कौन सी? योक मेम्ब्रेन, और केवल रह जाती है हमारे पास में जोना पेलुसिडा,
और कोरोना रेडिएटा, ठीक है ना, बंद हो गई, वापस से बंद हो जाती है। और ये केवल बंद ही नहीं होती, बल्कि अंदर मौजूद जितने भी कोशिकांग ऑर्गेनल्स हैं, जैसे गोल्जी बॉडी, किसके गोल्जी बॉडी? फीमेल के, अंडे के, जैसे गोल्जी बॉडी, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, सभी यहाँ पर जमा हो जाते हैं, ठीक है ना, पर्दीय भागों पर, पेरिफेरल पार्ट पर जमा हो जाते हैं। और जमा होते होते एक एक्स्ट्रा लेयर बनाते हैं, ये बड़ी मजबूत लेयर होती है, ठीक है ना, एक एक्स्ट्रा लेयर बनाते हैं, मजबूत लेयर होती है, इसे कॉर्टिकल लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कॉर्टिकल लेयर बोलते हैं, कॉर्टिकल लेयर बोलते हैं, कॉर्टिकल लेयर, या इसको फर्टिलाइजिंग लेयर भी कहा जाता है, फर्टिलाइजिंग लेयर भी कहते हैं। इस लेयर का क्या काम होता है? इस लेयर का काम होता है कि जो दूसरे स्पर्म है ना, कहीं ऐसा नहीं हो कि एक स्पर्म अंदर गया दूसरा भी सेम टाइम पे अंदर चला जाए, इसे रोकने के लिए कॉर्टिकल लेयर बनती है। आपके दिमाग में कई क्वेश्चंस आते हैं साहब कि दो बच्चे कैसे होते हैं वगैरह वगैरह, तो इन सब बातों की चर्चा अपन ऑफलाइन क्लासेस में चलेंगे, ऑनलाइन में इतना वक्त नहीं होता हमारे पास में कि हम आपको इन बातों की चर्चा कर सकें। आपको जब भी ऑफलाइन वीडियोस पढ़ाई जाएंगे, ऑफलाइन जो क्लासेस ली जाएंगी, तो आपको एक बार फिर से पढ़ाए जाएंगे टॉपिक्स, ऐसे कुछ नहीं है, तो तब आप इनको देखोगे, इनको बताएंगे हम आपको, आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फिलहाल हम नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो कॉर्टिकल जो लेयर बनी है, जो निषेचन कला बनी है, जो फर्टिलाइजिंग लेयर बनी है, उस लेयर का काम होता है सेकेंडली कोई भी स्पर्म आ रहा हो उसको रोकना, स्टॉप द सेकंड स्पर्म, क्योंकि एक ही स्पर्म की जगह, एक ही न्यूक्लियस की जगह है अंदर की तरफ, और इस प्रकार ये बन जाता है। और फाइनली क्या होता है, ये दोनों के दोनों जो न्यूक्लियस होते हैं वो मिल जाते हैं, और 2n जाइगोट की प्रिपरेशन हो जाती है। इस प्रकार से फर्टिलाइजेशन जो होता है वो भैया जी कंप्लीट होता है। तो हमने अभी एक जो टॉपिक पढ़ा छोटा सा, वो था फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन होने के लिए क्या जरूरी होता है बताइए? फर्टिलाइजेशन होने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है वीर्य सेचन एंड इंसेमिनेशन। वीर्य सेचन कब होगा? जब एक मैच्योर्ड मेल एक मैच्योर्ड फीमेल में इंजर्शन करेगा, अपने पेनिस को इंसर्ट करवाएगा, तो पेनिस का इंजर्शन, और जब पेनिस इंजर्ट हो जाता है उसे कॉइटस कहते हैं, मैथुन कहते हैं, कॉपुलेशन कहते हैं। और उस समय क्या होता है, उस समय जो एक एक्साइटमेंट होता है, उस एक्साइटमेंट की फाइनल स्टेज में जो वीर्य होता है, जो सीमन होता है, वो फास्टली रिलीज होता है, तेजी के साथ रिलीज होता है, उसी को हम इंसेमिनेशन और वीर्य सेचन कहते हैं। जिसकी वजह से बहुत सारे हजारों लाखों स्पर्म अंदर चले जाते हैं, डीपली इंसर्ट हो जाते हैं गर्भाशय में, यूट्रस में, और उनमें से केवल 100 स्पर्म ऐसे होते हैं, बाकी सब नष्ट हो जाते हैं, जो ओवम के आसपास जाकर के पहुंचते हैं। जब वो ओवम के आसपास जाकर के पहुंचते हैं तो उसे चारों ओर से घेर लेते हैं, ठीक है ना, चारों ओर से घेर लेते हैं, और फिर रिएक्शन शुरू होती है फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन की इस रिएक्शन में सबसे पहले स्पर्म जो होता है उसका जो फ्रंट पार्ट होता है, एक्रोसोम जो होता है, वो एक्रोसोम अंडे की जो झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन्स ऑफ द ओवम होती है, जो मेम्ब्रेन्स होती है अंडे की झिल्लियां होती हैं, वो गलाने का काम करता है। और गलाने का काम क्यों करता है? वो नुकीला होता है, क्योंकि गोल्जी बॉडी होती है पर नुकीला, एक पिन लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, और उसके अंदर लाइसोसोम्स पाए जाते हैं। लाइसोम गलाने का काम करते हैं, क्योंकि लाइसोम आप जानते हो उसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, वो गलाने का काम करते हैं। और जैसे ही मेम्ब्रेन गल जाएगी, सेम टाइम पर एक्रोसोम खत्म हो जाएगा, लाइसोम खत्म हो जाएंगे, समझ में आ रहा है। मिडिल पार्ट का काम पहले ही खत्म हो गया, क्योंकि मिडिल पार्ट ने तो, जो माइटोकॉन्ड्रिया थे उन्होंने केवल स्पर्म को रीच करवाया था, उसकी एनर्जी लॉस हो चुकी है, तो केवल न्यूक्लियस को अंदर ले लिया जाता है। और जब उसको अंदर ले जाता है तो एक शंकु नुमा कौन लाइक स्ट्रक्चर प्रिपेयर होता है, इसे निषेचन शंकु कहते हैं, फर्टिलाइजन कौन कहते हैं। अब कौन ले लिया, कौन के द्वारा अंदर ले लिया, लेकिन सेम टाइम पर कोई दूसरा स्पर्म ना आ जाए, इसके लिए अंदर ही अंदर रिएक्शंस होती हैं, अंदर ही अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, और जितने भी ओवम के पास में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज वगैरह जो भी होते हैं, वो सब मिलकर के एक एक्स्ट्रा लेयर इनसाइड द ओवम बना लेते हैं, अंदर ही अंदर बना लेते हैं, जो क्या करती है, कॉर्टिकल लेयर कहलाती है, या फर्टिलाइजिंग लेयर कहलाती है, निषेचन कला कहलाती है, जो कि सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी स्पर्म आना चाहता है उसको रोकने का काम करती है। क्योंकि जब उनकी फोर्स पहले एनर्जी खत्म हो चुकी है, और अब वो अगर एक्स्ट्रा लेयर देखते हैं, हमने कोई दीवार उसको तोड़ दिया, दूसरी दीवार आ गई उसको भी तोड़ दिया, अब हमने सोचा दो ही दीवार है और तीसरी और आ गई, तो हमारी एनर्जी वहां लॉस हो चुकी होती है। तो इसी तरह स्पर्म की एनर्जी लॉस हो जाती है, और केवल एक ही स्पर्म इंजर्ट कर पाता है। फाइनली दोनों के जो न्यूक्लियस होते हैं, एगुणित हेप्लॉइड, वो मिल जाते हैं, और द्विगुणित जाइगोट की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है ना। सेम टाइम पर जो क्वेश्चन आता है हमारा, सेम टाइम पर जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि आखिर इस पूरी घटना में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे हुआ, लिंग का निर्धारण कैसे हुआ। यू नो वेरी वेल, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि लिंग का निर्धारण कैसे होता है। पहले बता दो, निषेचन घटना कहाँ होती है, बताइए? अंडवाहिनी में, यानी ओविडक्ट में। और वहां भी कहाँ होती है? एम्पुला और स्तमस के बीच में जो मुड़ा हुआ भाग होता है, वहां पर यह घटना होती है।
और जाइगोट का प्रिपरेशन हो जाता है। अब अपने दिमाग में जाइगोट को रख लेना। यहीं पे मैं सेम टाइम बता रहा हूं कि सेक्स डिटरमिनेशन कैसे हुआ। सब लोग जानते हो, बड़ी बात नहीं है। फीमेल के पास केवल एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, सब लोग जानते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और मेल के पास XY क्रोमोसोम होते हैं। तो फीमेल के पास में यानी इसका एक्स क्रोमोसोम है, यानी इसमें से एक एक्स आ गया क्योंकि हिप्लॉइड है ना। लेकिन मेल का जो स्पर्म आता है वो या तो एक्स रूप में होता है या बाई रूप में होता है। तो यदि मेल का एक्स यहां पर लग जाएगा तो बन जाएगी फीमेल, और मेल का यदि यहां पर बाई लग गया तो बन जाएगा मेल। समझ में आ गई कि नहीं आई? ये तुम सब लोग जानते हो, इसमें कोई नई बात मैं नहीं कर रहा हूं। तो सेक्स डिटरमिनेशन इस प्रकार से कंप्लीट होता है। ठीक है भाई, अब हम आगे चलते हैं और हम आगे की अपनी कहानी पढ़ते हैं। सेक्स डिटरमिनेशन बहुत आसान है, जो ह्यूमन बीइंग में आपको बताया गया था। अब हम आगे की बात करते हैं आपके साथ में। जाइगोट हमारा प्रिपेयर्ड हो चुका है। अब इस जाइगोट की प्रिपरेशन, जाइगोट कहां बना है? ओविडक्ट में बना है, अंड वाहिनी में बना है। और अंड वाहिनी में भी कहां बना है? इस्थमस और एम्पुला के बीच में बना है। अब इस जाइगोट को, इसी डायग्राम को हम लोग आगे फॉलो अप कर रहे हैं। ठीक है ना, देख लीजिए, ये जो डायग्राम मैंने बनाया था इसी को मैं आगे फॉलो अप कर रहा हूं इस तरह से। यहां देख लीजिए ये, ठीक है ना। अब ये पोजीशन है, ये पोजीशन है। अब यहां पर जाइगोट बन चुका है 2n, ठीक है ना, बाकी बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये जाइगोट बढ़ता जा रहा है आगे की ओर, आगे बढ़ रहा है। अब इस एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनेंगी, 2 से 4 बनेंगी, 4 से 8 बनेंगी। समझ में आ रही बात नहीं आई? और 8 से 16 बन जाएंगी, और 16 कोश के समूह पहुंच जाता है ये 16 सेल्स, ये 4 8, ठीक है ना, और ये 16। इस प्रकार 16 सेल्स। तो पहले 2 कोशिकाएं बनती हैं, फिर 4 कोशिकाएं बनती हैं, फिर 8 कोशिकाएं बनती हैं, और लास्ट में 16 कोशिकाएं बन जाती हैं। मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको रोपण की क्रियाविधि, ठीक है ना, इम्प्लांटेशन, और साथ में ही प्रेगनेंसी नाम का टॉपिक आ जाएगा। ठीक है ना। तो जैसे ही ये कोशिकाएं बनती हैं, इस 16 कोश की अवस्था को 16 सेल्स की जो पोजीशन होती है उसको मोरूला कहते हैं। ध्यान देंगे, मोरूला। और ये जो कोशिकाओं का डिवीजन है इसे क्लीवेज कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्लीवेज कहते हैं, यानी विदलन कहते हैं। यानी जाइगोट जो बन चुका है, ध्यान देना, जाइगोट तक मैंने अच्छे समझा दिया। अब जाइगोट जो कि अंडवाहिनी ओविडक्ट में तैयार हो चुका, प्रिपेयर्ड हो चुका है, उसमें कंटिन्यूअसली विभाजन होते हैं, विदलन होते हैं। उनके अंदर 1 से 2 कोशिका समसूत्री विभाजन होते हैं। माइटोसिस होता है, 1 to 2, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16 सेल्स बन जाती हैं। ये विभाजन रुकता नहीं है कभी भी, बहुत लंबे समय तक चलता है। और 16 कोश की है ठोस गेंदनुमा रचना को, जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे क्रिकेट की बॉल होती है, ठोस होती है, उस प्रकार की जो सॉलिड बॉल नाम जैसी रचना होती है, स्ट्रक्चर होता है, उसे हम मोरूला कहते हैं। तो जो पूरा जो सिस्टम है, क्रम है, वो क्या है? सबसे पहले जाइगोट बना। क्या बना भैया जी? जाइगोट बना। जाइगोट के बाद क्या आ गया? मोरूला आ गया। समझ में आ गई? ये मोरूला जो होता है ये पहुंच जाता है। अब इस मोरूला में जो आप दिखाई दे रहा है ये वाला स्ट्रक्चर, इसको मैं बाहर निकाल के ला रहा हूं इस प्रकार से। 4 सेल्स, फिर 8 सेल्स, और 16 सेल्स। ठीक है ना, ये हो गए। तो इसमें जो आउटर मोस्ट सेल्स होती हैं ये वाली, ठीक है ना, ये आउटर मोस्ट सेल्स होती हैं, इन्हें हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया जी? ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, यानी पोषक कोरक स्तर कहते हैं। पोषक कोरक स्तर कहते हैं हिंदी में। इन कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? पोषक कोरक स्तर। और अंदर की जो सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं इन्हें हम इनर सेलमोस कहते हैं, आंतरिक स्तर कहते हैं, आंतरिक कोशिकाएं कहते हैं। आंतरिक कोशिकाएं कहते हैं, कोशिकाएं कहते हैं, यानी कि इनर, INNER, इनर, और सेल कहते हैं, मास कहते हैं, इनर सेल मास कहते हैं। और इस प्रकार की जो ठोस गेंदनुमा रचना होती है, सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उस सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? मोरूला कहते हैं। आया समझ में? तो ये चलता चला जा रहा है धीरे धीरे, डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर चलता चला रहा है। बच्चा कैसे बनेगा, चाइल्ड का डेवलपमेंट कैसे होगा, ठीक है। तो फिर सबसे पहले फर्टिलाइजेशन हुआ, निषेचन हुआ, निषेचन से जाइगोट बना, और जाइगोट से अब बन चुका है मोरूला। ठीक है ना, मोरूला 16 कोश की रचना होती है। अब इस जाकर के ये अपने इस सहायता से, इस ट्रोपोब्लास्ट की सहायता से जाकर के, ठीक है ना, ये जो गर्भाशय की दीवार है, यूट्रस की मेम्ब्रेन है, ध्यान देना, ये यूट्रस की मेम्ब्रेन से सरफेशियल तौर पर चिपकना शुरू कर देता है। आई समझ में? वैसे ट्रोपोब्लास्ट का काम क्या होता है कि ट्रोपोब्लास्ट जो होती है यहां पर चिपकने नहीं देती। अगर अंडवाहिनी में कहीं चिपक गया, एडेसिव हो गया, तो फिर आगे जाकर के चाइल्ड का डेवलपमेंट नहीं होगा। इसलिए इसको बचने के लिए ये ट्रोपोब्लास्ट होती है। अब ये ट्रोपोब्लास्ट क्या करती है? ये ट्रोपोब्लास्ट बाहर से खत्म होना शुरू हो जाती है, ठीक है ना, यहां से खत्म होना शुरू हो जाती है,
और इसको चिपकाना शुरू कर देती है इस प्रकार से, ठीक है ना, इसको एडहेस करना शुरू कर देती है, किससे, गर्भाशय के दीवारों से। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही। और साथ साथ इस ट्रोफोब्लास्ट में डिवीजन चल रहे हैं, और डिवीजन चल रहे हैं तो यहां पर स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, अब देखो ये बन जाएगा स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ये बन जाएगा, बाहर की तरफ चपटी सेल्स बन जाएंगी, ठीक है ना, और अंदर की तरफ बहुत सारी सेल्स बन जाएंगी इस प्रकार से, इस प्रकार से ये सेल्स बढ़ती चले जा रही हैं, ठीक है ना, पहले 16 थी, 32 हो गई, फिर 64, 32, 64, मल्टीपल ऑर्डर में चेंज आता चला जाएगा, इनको गिनती मत गिनने इनकी, और इस प्रकार का स्ट्रक्चर बन जाएगा। इस प्रकार के स्ट्रक्चर को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, कोरक पुटी कहते हैं, कोरक पुटी कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, कोरक पुटी कहते हैं, ठीक है भैया। तो ऐसी स्थिति में इसको बोला गया है ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट यानी कि पोषक कोरक स्तर, पोषक कोरक स्तर, ठीक है ना। इनको बोला गया है ब्लास्टोमियर, क्या बोला गया है, ब्लास्टोमियर यानी कि कोरक कोशिकाएं, कोरक शब्द आएगा यहां पर, कोरक कोशिकाएं, ठीक है ना। और ये जो गुहा होती है इसको बोलते हैं ब्लास्टोसील, ब्लास्टोसील, ठीक है ना, यानी कोरक पुटी गुहा, गुहा। और इस प्रकार की रचना कहलाती है ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टूला, भी इसको कई जगह पर आप पढ़ोगे, ब्लास्टूला, 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 दैट्स क्लियर। तो भैया जी आप देख सकते हो इस डायग्राम के अंतर्गत लगातार डिवीजन चलता चला रहा है, रोपण होगा अभी, रोपण कैसे कहेंगे वो भी आपके सामने आ रही है चीज। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में ये जो बनाता पहले मोरूला, मोरूला जब पहुंच जाता है तो सरफेसियल तौर पर चिपकना शुरू करता है, साथ में डिवीजन होता है और इस प्रकार का स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। अब मैं यहाँ से स्ट्रक्चर को हटा रहा हूँ और मैं आपके सामने क्या बना रहा हूँ, यहाँ पर इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, बड़ा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है ना, इस प्रकार का स्ट्रक्चर मैं आपके सामने प्ले ऑन कर रहा हूँ। ये स्ट्रक्चर यहाँ पर चिपकने लग गया, अभी ये अंदर धंसने लग गया है, इस जो ब्लास्टुला की सेल्स हैं वो अंदर की तरफ जाने लग गई हैं, ठीक है ना। ये गुहा हो गई, ये सेल्स हो गई, सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी इजीली, कोई मुश्किल काम नहीं है इसके अंदर। देख लीजिए आप, ये सेम सेल्स मैंने आपको बना दी। अब ब्लास्टुला बन जाएगा, और ब्लास्टुला की इसी अवस्था में जो ट्रोपोब्लास्ट की जो सेल्स होती हैं वो अंदर की तरफ, देखिए इस तरह से समझ लीजिए आप इसको, जैसे ये गर्भाशय की दीवारें हैं, जो यूट्रस की बोन है, तो ये जो भ्रूण जो आपका ब्लास्टुला होता है उसकी सेल्स अब अंदर की तरफ, गर्भाशय में अंदर की तरफ इम्प्लांटेशन करने लग गई हैं, अंदर की तरफ धंसने लग गई हैं। तो पहले जो सरफेसियल तौर पर चिपक रहा था अब वो इंसर्शन होने लग गया तेजी के साथ में। सेम टाइम पर क्या होता है कि जो गर्भाशय की दीवारें होती हैं, गर्भाशय की 3 दीवार बताई मैंने, पेरीमीट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, तो वहां से क्या होता है कि वहां से भी सेल्स आती हैं और आपस में मिलकर के ऐसे गुच्छा बना लेती हैं, ऐसे क्लम्प बना लेती हैं, और इस क्लम्प की वजह से ये जो एम्ब्रियो होता है, ये जो भ्रूण होता है, ये भ्रूण अच्छी तरह से यहाँ पर चिपकने लग जाता है। इसी को हम इम्प्लांटेशन या रोपण कहते हैं, ठीक है ना। यानी ब्लास्टोसिस्ट का या ब्लास्टुला का गर्भाशय की दीवारों में जो वॉल ऑफ द यूट्रस है उनमें अच्छी तरह से इंसर्शन होना, चिपकना, एडिशन होना, क्या कहलाता है, रोपण या इम्प्लांटेशन कहलाता है। तो इम्प्लांटेशन की घटना जो होती है वो कब होती है, वो ब्लास्टुला में होती है, ठीक है ना। तो ब्लास्टोसिस्ट जो होती है वो क्या करती है, उसकी जो सेल्स होती है ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं, उनसे ऐसे अंकुर निकलते हैं, इनको जरायुज अंकुर कहते हैं, ठीक है ना। ये कुछ धागे नुमा रचनाएं निकलती हैं जो अंदर की तरफ जाती हैं, और अंदर कहाँ पे जाकर धस जाती हैं, जो गर्भाशय की दीवारें होती है एंडोमेट्रियम, उनमें धस जाती हैं, और अच्छी तरह से ये इनका इंजर्शन हो जाता है। जैसे अपन किसी चीज को या तो ऐसे चिपका दें बस हल्के से, एक उनको अंदर तक इंजर्शन कर दें, तो इस घटना को यानी ब्लास्टुला का अच्छी तरह से, ठीक है ना, प्रॉपर तरीके से एंडोमेट्रियम तक जाकर के चिपक जाना ही क्या कहलाता है, रोपण कहलाता है। क्या कहलाता है भैया जी, रोपण कहलाता है। और रोपण के दौरान ही, रोपण की वजह से ही अपरा या प्लेसेंटा का निर्माण होता है, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे करेंगे। तो इस वीडियो के अंतर्गत हमने आपको कहां तक पहुंचाया, हमने आपको फर्टिलाइजेशन और रोपण की बात की, यानी कैसे होता है इम्प्लांटेशन, रोपण, रोपण माने चिपकना, रोपना, ठीक है ना। रोपण की क्रिया में जो ब्लास्टुला है उसकी सेल्स अंदर की तरफ धस जाती हैं, और साथ में जो गर्भाशय की सेल्स होती हैं वो भी आकर के मर्ज हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं, इसे रोपण कहते हैं। रोपण एक बार हो जाए अच्छे से
ठीक है ना। उसके बाद में अपर या प्लेसेंटा बनता है, जिसकी बात करेंगे वो कैसे बनता है, कब बनता है, और जब वो बन जाता है तो उसकी उसी स्थिति को अपन प्रेगनेंसी कहते हैं। जब अपर या प्लेसेंटा तैयार हो जाएगा उसी को हम प्रेगनेंसी कहते हैं। उसके बाद क्या डेवलपमेंट्स होते हैं वो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।